हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम हाई स्कूल के विज्ञान का सिलसिला लेकर चल रहे थे। इससे पहले हमने निकट दृष्टि दोष वाली वीडियो पढ़ी है और दूरदृष्टि दोष वाली यानी मानव नेत्र पढ़ा है। तो एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो सवाल आपको करने होंगे जो मैंने कराए हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, उन न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। वैसे अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विज्ञान की क्लास ख़त्म होने में सारी क्लासें कवर हो जाएंगी। पेपर के नज़दीक पहुंचने तक हम पूरा अपना विज्ञान का जो भी सिलसिला है उसे कवर कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवीजन करा देता हूँ। दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा है और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोष दो पार्ट मैंने इसके पढ़ाए थे, निकट व दूर। निकट का क्या अर्थ होता है? निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं। इसी प्रकार इसमें पास की वस्तु साफ नहीं, वस्तु साफ नहीं, या साफ की जगह स्पष्ट भी लिख सकते हैं। ये अच्छा रहेगा, यहाँ पे साफ के बजाय आप यहाँ स्पष्ट लिखा है। ये बुक की लैंग्वेज होती है थोड़ी, साफ से तो स्पष्ट अच्छा रहेगा लिखना, ठीक है। ये कुछ शब्द होते हैं, शब्दों से आपका जो आंसर होता है, आंसर राइटिंग होती है वो अच्छी होती है। इसलिए शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो शब्दों से हमारा जो आंसर होता है वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है हमारा आंसर। इसलिए थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान दिया करें, ठीक है। और मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, NADU। एन का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ए इसके पास है तो क्या है? उचित दूरी का अवतल लेंस। और डी का क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में ऐसा कौन सा हम लेंस लगाएं, यानी किस फोकस दूरी का लेंस लगाएं कि दूरदृष्टि दोष है उसका निवारण हो जाए। तो हम यू का अर्थ है इसमें उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये तुम्हारे पीछे की क्लास का अब तक का सार रहा, यानी कंक्लूजन, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न बच्चों, इससे आंकिक प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। और इससे पहले हम प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस कम हुआ था, लेंस की क्षमता, तो वो आपके पेपर में पूछने नहीं आएगा। इसलिए मैं लेंस की क्षमता के बारे में नहीं पढ़ाया जाए। मैं चाहता तो उसको भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम इसके बेसिस पर कुछ सवाल जो न्यूमेरिकल आते हैं उन्हें हल करेंगे, और इससे 100% एक न एक न्यूमेरिकल बनता ही है। और आप न्यूमेरिकल हल कर आएंगे तो आप जल्दी से, और ये न्यूमेरिकल होते हैं तो वो बहुत जल्दी हल भी हो जाते हैं। देखो किस तरीके से हमारे साथ पढ़ते हैं। मैं अभी इसे रब करता हूँ बच्चों। ये तो रिवीजन कराया था पीछे की क्लास का। जो ही मैंने अब तक की जो क्लास कराई है बच्चों आपको, वो सारी क्लास हैं, उन्हें बार बार देखें, रिवीजन करें, लिखा करें। लिखने से आपका दोगुनी स्पीड हो जाती है। सवाल भी करते हैं तो लिखा करें उन्हें। हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा
श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण देखिए, देखो प्रिज्म आपका इस आकृति का होता है, ये ट्रेंगल जैसा होता है, देख पा रहे हैं, ये ए, ये बी, ये सी। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछने आता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा। देखो यानी कि इससे जो क्वेश्चन आता है, या तो वो किरण आरेख पूछेगा कि श्वेत प्रकाश द्वारा किरण आरेख द्वारा देकर समझाइए, यानी अपवर्तन, इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूं, इससे आपको सुविधा रहे। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। अर्थात श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त, ये भी है, विभक्त हो जाती है। यहां तक दिख रहा है। उनका क्रम क्या है, क्रमानुसार यहां लिख सकते हैं, क्रमानुसार, यानी कि अवयवी रंगों का अर्थ है 7 रंगों में, 7 रंगों में, ठीक है। जैसे कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखकर आ सकते हैं। अगर इसके बारे में पूछा है तो आपकी डेफिनेशन गलत नहीं होगी, ठीक है। और अपना राइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटिंग का भी बहुत अच्छा रोल होता है, लेकिन राइटिंग से ज़्यादा भी अपने दिमाग का वो करना सही रहता है, राइटिंग, दिमाग की राइटिंग। इसलिए चीज़ों को रटा ना करें कभी भी। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पर, ये देखो, ये कोई पट्टी है, इस तरीके से बना देता हूं मैं भी, जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अभी आपके। देखिए, यह श्वेत प्रकाश किरण है,
ये देख पा रहे होंगे। मैंने आपको ये 7 रंगों में लिखा है कि जो श्वेत प्रकाश किरण होती है जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अपने अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो ये देख पा रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, अर्थात श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, देखो ये अपने 7 रंगों में विभक्त होती है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो देखो इसे नीचे से लेते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर, VIB विविव ग्योर GYOR। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे मैं 7 कलर दिखाई हैं, लेकिन आपकी सुविधा की दृष्टि के लिए मैंने इस तरीके से बना दी है मैं, क्योंकि इनका नाम लिख सकूं। V का अर्थ होता है वायलेट, बैगनी। I का इंडिगो, इंडिगो। B से ब्लू, G से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और R से रेड। देखो बच्चों ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें, ये नीचे से ऊपर की ओर, इसे याद करते हैं विविव ग्योर। देखो आपको ये कभी भी इंग्लिश के सर पढ़ाते हैं, उनकी इंग्लिश सर की वीडियो देखा करें, वो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं इंग्लिश सर। इंग्लिश का देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ विवेक ग्योर। जो यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं उन्हें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने ये दिक्कत अपने जीवन में देखी है कि इंग्लिश के बच्चे डरते हैं, इंग्लिश से बच्चे डरते हैं जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी इंग्लिश की दिक्कत दूर करने के लिए हमारे सर पढ़ाते हैं, पुनीत सर, तो उनकी वीडियो देखा करें, वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। देखो तोड़ के पढ़ा कर इन्हें, हमने यहाँ तक पढ़ा विवेक ग्योर, VIB, फिर ग्योर पढ़ा, तो आप कभी भी यानी स्पेलिंग है वो कभी भी गलत नहीं करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन है उसे सही करेंगे, उनकी वीडियो देखा करें। ठीक है, तो VIB और इससे यहाँ से मैंने स्प्लिट किया और ग्योर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपके पेपर में, यहाँ से ये तो यहाँ तक हो गया, ये सही है। ठीक है, यही आपका वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण यानी कि कई भागों में बंटना। देखो 7 भागों में ये रंगों को डिवाइड हो गया, यानी कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरी तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में बदल गई और हमने इसे एक पट्टी पर प्राप्त कर लिया, जिस सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था, साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। रेड रंग, देखो यहां से कैसे प्रश्न पूछता है, एक तो प्रश्न ये आता है रेड, लाल रंग का, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, दिख रहा है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, इसलिए जो लाल कलर होता है वो सबसे अधिक चमकदार दिखाई देता है, यानी दूर से भी इसे पहचान सकते हैं। ये ट्रेन होती है तो उसके पीछे एक लाइट लगी होती है, छोटी सी लाइट लगी होती है, रेड कलर की होती है, वो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि धुंध कोहरे में हम इसे दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि इसका लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन जो बैंगनी रंग का, इसी तरीके बैंगनी रंग का है वायलेट, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, इसे बच्चे याद करने में दिक्कत होती है। देखो ऊपर वाला है
रेड कलर यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे वायलेट है, तो वायलेट बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है प्रकीर्णन, इसलिए ये कम होता है। और रेड है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, सबसे कम है तभी सबसे ज्यादा चमकता है, ये दूर से इसे पहचान लेते हैं। और यहां से एक और होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, यहां से अपने आप जोड़ लें पॉइंट, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, लेकिन बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। देखो कितना बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, बच्चे यहाँ पर चक्कर में पड़ते हैं, यानी कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए स्पष्ट इस तरीके से लिखें, बहुत सी बुक में या वो कोई भी यानी उन्हें कंटेंट मिल जाता है तो उन्हें पॉइंट वगैरह में लिखा होता है, तो वहाँ दिक्कत होती है, उन्हें फैक्ट वाइज लिखा होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या होता है। तो आप इस तरीके से लिखें, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसे लर्न कर पाएंगे। इसे एक बार लिखें, सवाल पढ़े, हम आगे की प्रश्न करेंगे। पढ़ लिया होगा सवाल, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और उसने दिया है साइन 49, साइन 49 का वैल्यू दिया है 0.75। आप कभी भी पॉइंट के बाद की वैल्यू कभी भी दोनों को मिलाकर ना बोलें, जैसे कि 75, 0.75, आप इसे 75 या 75 यानी 1 डिजिट करके बोलते हैं, एक डेट करके बोलते हैं। सूत्र आपको पता हो तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और नहीं पता है तो मैं भी सॉल्व करा रहा हूं। देखो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन a बाई 2। यहाँ ये किस तरीके से बना दोगे, साइन जो a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, इसका अर्थ क्या है, i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, इसका अर्थ ये होता है। और a बाई 2, यहाँ पे a का अर्थ देखो r, ये होता है आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण व अपवर्तन कोण a बाई 2। तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये किस तरीके का सूत्र बनना है, ये पढ़ा भी होगा, साइन i अपॉन साइन r। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर इस तरीके से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि उसमें ये साइन या इसकी कोई वैल्यू नहीं दी होगी, मतलब ये भाग, इससे भी सवाल सॉल्व किया जा सकता है, और ये वाला भाग, इससे भी सवाल सॉल्व किया जा सकता है। जब उसमें या तो प्रिज्म कोण पूछा होगा या अपवर्तन कोण पूछा होगा। इसकी वैल्यू देखो, n का अर्थ क्या होता है इसमें, अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक का अर्थ होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अपवर्तनांक डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण, और एक अर्थ होता है प्रिज्म, प्रिज्म कोण, और एन का अर्थ तो पता ही है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसे देखें, इसके माध्यम से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें, करके देखें एक बार। देखो आप लोगों ने सवाल निकाल लिया होगा। प्रिज्म कोण का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, और अल्पतम विचलन कोण का मान दिया है 30 डिग्री। अड़तीस डिग्री। तो करें एक बार सॉल्व इसे। इसी सूत्र में जो सूत्र दिया है एन बराबर साइन ए का अर्थ 60 डिग्री, डेल्टा एम का अर्थ 38 डिग्री अपॉन 2। देख पा रहे हैं आप यहां तक? साइन ए का अर्थ क्या है? 60 डिग्री अपॉन 2। इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? साइन 60 प्लस 38 अपॉन 2, 8, 6 और 3 9। इस तरीके से हम जोड़ेंगे अपॉन 2। हाँ देखो, साइन 60/2, तो यहाँ पे आप काटना चाहते हैं तो इसे काट सकते हैं यहीं पर। देखो 2 से 6 में देंगे भाग, 2 तिया 6, तो 3 और 0 का 0, तो साइन 30। ठीक है, और इसे भी यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे हम 9 में, 9 वाली जो डेट है उसमें भाग देंगे। 2 चौका 8, 2 चौका 8 यानी 4, बचा कितना? 1। तो यहाँ कितना हो गया? 18, 18। 2 का भाग फिर देंगे 18 में, 2 निमा 18। यहाँ बच्चों को ये काटने में दिक्कत होती है, तो आप एक एक डेट में भाग देकर उसे यानी सरल बना सकते हैं, सरल। तो यहाँ साइन 49 डिग्री अपॉन साइन 30। साइन 49 का मान दिया उसमें 0.75 अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है मेरे बच्चों? 1/2। 1/2 ये मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो साइन 30 का मान याद कर ले, 1/2 होता है। तो ये 1/2 है, ये इस साइड आ जाएगा। किसी तरीके से भी कर सकते हैं इसे, यानी कि 0.75 है इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई वगैरह जानते होंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, 5 दूने 10, 0 हाँ 16, 1 यानी कैरी बची 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा? 14 और 1 15। इस तरीके से हो जाएगा। और कितने पॉइंटों के बाद ये पॉइंट लग रहा है, जो दशमलव वो चिन्ह है 1 2, तो 1 और 2 1.50, यानी कि आपका जो वैल्यू आई है n बराबर 1.50, ये आपका आंसर हो गया। देखें
इसे लिखें। इसके बाद सवाल देख पा रहे हैं, उसे पढ़ें। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। इससे पहली बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि उसने पहले ही ये बोल दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जो मैंने एक ट्रिक बेस में थोड़ा सा एक फॉर्मूला दिया था, नाड़ू। एन का अर्थ होता है निकट और ए का अर्थ होता है अवतल लेंस। तो समझ चुके होंगे। तो किस यानी कौन सा लेंस प्रयोग होगा इसमें, देखो। निकट दृष्टि दोष पहले तो जो पूछा है उससे लिखे, यानी कि जो दिया है उसमें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है तो सिंपल सी बात है कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा और 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि u का मान दिया है उसने माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो इसे लेंस के फॉर्मूले से सॉल्व करें। पूछा क्या इसमें, f। और ये भी बात फाइन, f ये सूत्र होता है, देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस का सूत्र। इसे इसकी जो भी मतलब वैल्यू दी है उसे पुट करें। 1/f इक्वल टू माइनस के 20 माइनस 25, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ तक सॉल्व हो गया, यानी यहाँ तक सॉल्व कर लिया होगा। देखो 20 और 25 इसका एलसीएम लेंगे हम। 20 और 25 का एलसीएम अगर आपका नहीं लेने आता, देखो यहाँ से इस तरीके से ले लें 20 और 25। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम सब लोग जानते होंगे। 2 से करेंगे 10, 25 में नहीं आ रहा यानी 25 में नहीं आ रहा, तो उसे इस तरीके 2 पंजे 10, 5 आ गया, ये 25। फिर हम देंगे 5 से, 5 पंजे 5 और 5, ये 5 बार जाएगा, यानी 5 का भाग 25 में नहीं 5 बार। इस तरीके से 2 × 2 × 5 इंटू, इस तरीके से लिखें 2 × 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, इसे करें 2 × 2 यानी 4, 4 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 5 में, 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 में, यानी कि 100। इसका हमारे प्राप्त हो गया 100 एलसीएम। एलसीएम आ गया 100। 20 का भाग देंगे हम 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 20 पंजे 100 माइनस के 5 और 25 का भाग देंगे, फिर 25 का भाग देंगे 100 में, तो 4 बच जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, 4 × 4। इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, इसमें माइनस के 5, यानी कि माइनस के 5 बड़ी हैं, तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह आएगा। जो बड़ी संख्या होती है उसी का ही चिन्ह आता है। माइनस के 1/100 1/f।
इससे हमें पता चला कि एफ का जो मान है, जो फोकस दूरी भाई आई है, कितनी आई है, यहाँ पर दिख रहा है एफ बराबर -100 सेंटीमीटर। माइनस की आई है तो ये अवतल लेंस में इसके निवारण के लिए यहाँ लिख सकते हैं, निवारण एफ यानी जो फोकस दूरी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त होगा। इस तरीके से लिखें, एक बार नोट करें इस सवाल को। मेरे बच्चों ये सवाल नोट कर लिया होगा। अब जो भी सवाल आ गए हैं आपकी बुक में या किसी भी कोई भी मतलब एग्जाम का यानी कि जो लगाना चाहते हैं आप प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये सवाल दिए होंगे, उन्हें हल करने का प्रयास करें। ये वीडियो अच्छे से देखें, बार बार देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देखते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हम उसका रिप्लाई भी देंगे।